नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे निर्दलियों के बारे में। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। इसको देखते हुए पार्टियों ने जमावट अभी से शुरू कर दी है। खासकर भाजपा और कांग्रेस वर्तमान में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। दोनों पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर इस बार भी निर्दलीय और तीसरा दल उनका खेल बिगाड़ सकता है। उसकी वजह है निर्दलियों का पुराना इतिहास। 2018 विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर या तो निर्दलीय जीते या फिर दूसरे नंबर पर रहकर अपनी मूल पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इसलिए इस बार के चुनाव में पार्टियां कुछ पूर्व निर्दलीय प्रत्याशियों पर दांव लगा सकती है। दरअसल 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से कई नेता बागी होकर चुनाव लड़े थे, जिसमें ज्यादा संख्या कांग्रेस नेताओं की रही। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 निर्दलीय विधायक चुने गए। सभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। बुरहानपुर विधानसभा से सुरेंद्र सिंह शेरा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद शेरा निर्दलीय चुनाव लड़े और मंत्री अर्चना चिटनिस को चुनाव हराया। विक्रम राणा सिंह 2008 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन दोनों बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जिसके बाद 2018 में विक्रम राणा सिंह सुसनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। तीसरे निर्दलीय जो पार्टी से बागी होकर विधायक चुने गए वो थे बबलू शुक्ला। वे बिजावर से विधायक चुने गए। 2018 में पार्टी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन तब वे चुनाव हार गए। 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे भी निर्दलीय चुनाव लड़े। ऐसी लंबी फहरिस्त से अगर देखा जाए तो निर्दलीय जो हैं आखिरी में आकर पार्टियों का खेल बिगाड़ देते। इस संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें हैं सचिन वर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और कौशल किशोर जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सचिन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरा दल या निर्दलीय कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो राजनीति हमेशा से अभी तक रही है जी, उसमें तीसरे दल का कोई बहुत ज़्यादा जो है भूमिका नहीं रही है। जी, हमेशा 2 दलीय प्रणाली को ही यहाँ की जनता ने समर्थन दिया है जी, और मेनली भाजपा और कांग्रेस ही जो है यहाँ के मुख्य राजनीतिक दल हैं जिन्हें जनता ने सत्ता में समय समय पर जो है सत्ता में लेके आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सचिन। ऐसा तीसरा जो एक थर्ड फ्रंट जो है वो दिख नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार बता रहे हैं कि वो 230 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, किंतु वो इंडी अलायंस में जो है कांग्रेस के साथी हैं। जी, तो इस तरह से ये तो एक ऐसी बात हो गई है की कि जो आपने बात करी इंडिया अलायंस के साथ ही है, लेकिन कई डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ कह चुके हैं कि हम केवल लोकसभा चुनाव के लिए साथ है, विधानसभा चुनाव में हम साथ नहीं है। देखिए धर्मिष्ठा जी, जनता को जितना लोग ऐसा समझते हैं कि जनता ये सब बातें नहीं समझती है, तो ये उनकी नासमझी है कि जनता इस बात को बहुत भली भांति समझती है कि अगर आप विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं और लोकसभा में आप गलबैयाँ डाल के गले में हाथ डाल के घूमेंगे और साथ में वोट मांगेंगे, तो इस बात को जनता समझती है। और इस तरह से अगर जनता को धोखा देने की कोशिश करती है तो जनता उसका पर्याप्त जवाब देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कौशल किशोर जी, सर्वे में कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी रहे हैं जो एक चुनाव निर्दलीय लड़े, फिर अगला चुनाव वो पार्टी की पकड़ के साथ लड़े और देखते हो टिकट भी पार्टी ने दिया उनको। जैसे टिकट पार्टी ने देखा कि ये मजबूत दावेदार है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मजबूत दावेदार है, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी, उन्हें अपनी पार्टी में बना लिया। ऐसे में क्या लगता है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उन पर दाव खेलना किसी भी पार्टी के लिए कितना सही रहेगा? देखिए धर्मिष्ठा जी, हर व्यक्ति जो अपना अस्तित्व का लोहा मनवा लेता है उसके लिए हर पार्टी उसके पीछे दौड़ती है जी। और पार्टियों का एक ही कंसेप्ट है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, जो भी जिता उम्मीदवार है उसको टिकट देगी। उसके लिए ना उम्र का कोई पाबंदी रहती है, ना ही कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहती है कि वो किस तरह उसके पास गरीब है, अमीर है, क्या है। अगर वो जिताऊ है तो, और जो व्यक्ति निर्दलीय के रूप में या किसी दल के रूप में, अभी हम आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे नेता
बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं, उनका वोट बैंक अच्छा रहता है, तो उनको भाजपा ने भी लिया, कांग्रेस ने भी लिया और अपनी पार्टी से टिकट देके वो पार्टी से भी जीते। तो हर पार्टी का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो जिताऊ होगा उसको हम लेंगे। तो निर्दलीय के रूप में भी अगर किसी के पास अच्छा वोट बैंक है तो पार्टी उसको अपना चेहरा बनाती है और वो जीतकर सदन विधानसभा में भी आते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, कई नेता और मंत्री भी बनते हैं। तो ये तो एक कंसेप्ट है, तो उसमें ऐसा कहीं कोई पाबंदी नहीं है कि कौन निर्दलीय है या किसी अन्य दल से लड़ा है। जी कौशल जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, आनंद तारण जी और राघव पटेल जी। आनंद तारण जी कांग्रेस से प्रवक्ता है और राघव पटेल जी आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। आनंद तारण जी, जैसे कि 2018 में कई बागी नेता जिनको आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दी, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ऐसे में निर्दलीय कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? देखिए, आज जो माहौल है जी वो कांग्रेस के पक्ष में, और निश्चित रूप से अगर कोई कांग्रेस का, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कोई निर्दलीय हो, लेकिन अगर इसके कोई अगर होता, निश्चित रूप से कांग्रेस को इनसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज माहौल जी जनता कमलनाथ जी की तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिराकर और अपनी सरकार बनाई और पूरे प्रदेश में 3 सालों से अराजकता का माहौल है, तो निश्चित रूप से आज केवल और केवल कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता चाहती है। कमलनाथ जी के रूप में जो जिनका 40-45 साल का लंबा राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है, उनके रूप में एक ऐसा चेहरा देखना चाहती है जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेकर मध्य प्रदेश को विकास की एक नई धारा में बहाकर और विकास का सूत्रपात करे। जी सचिन जी, जैसा कि आनंद जी ने कहा है कि 3 साल से अराजकता का माहौल है। चुनाव होने वाला है, ये विकास बनाम विश्वासघात का चुनाव होगा। ये चुनाव जो है आशीर्वाद बनाम आक्रोश का चुनाव होगा, और ये चुनाव जो है विरासत बनाम सियासत का चुनाव होगा। तो विकास जो हमने किया है और जो विश्वासघात जो कांग्रेस ने किया है, उसका जवाब जनता देगी इस चुनाव में। जो ये चुनाव में जो हमने आशीर्वाद की, जो हम राजनीति करते हैं, जनता से जो आशीर्वाद लेते हैं, और जो कांग्रेस जो है अपने आंतरिक आक्रोश से जूझ रही है, उसका जवाब जनता देगी। और जो हमारे मोदी जी जो हैं, विकास के मंदिर जो है पार्लियामेंट को और राम मंदिर को जो हमारी विरासत का प्रतीक है जी, उस दोनों को जिस तरह से प्रणाम करके और अपनी जो है एक कर्मशीलता का जो प्रमाण देते हैं इस देश को जी, तो उसका चुनाव है। तो इस चुनाव में ये जनता जो है इन बातों का चुनाव, मैं आपके पास करती है, इन बातों का जवाब देगी जनता। और जिस बात तारण जी जैसा बताना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे से 15 महीने में सरकार चलाई थी, तो तारण जी से सवाल करता हूं कि तारण जी ने कमलनाथ जी से कितनी बार मुलाकात की थी उस दौरान तो कांग्रेस के सारे नेता जो थे, सारे विधायक और मंत्री जो थे, वो कमलनाथ जी के कमरे के बाहर खड़े रहते थे और कमलनाथ जी दूर से हाथ हिला के बोलते थे चलो चलो। हाँ, तो ये तो चलो चलो की राजनीति की उन्होंने। मिस्टर इंडिया बने हुए थे, वो गायब ही थे। मिस्टर इंडिया बन के वो जो है अपनी राजनीति चला रहे थे। उनके जो ओएसडीज थे उनसे 284 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो इस तरह की तो राजनीति की, 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर कर दिए। तो जो विश्वासघात की राजनीति की है इन्होंने, किसानों को डिफॉल्टर बना दिया और जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो ये विश्वासघात के लिए उनको माफी मांगना चाहिए। जी आनंद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के पास किस आधार पर जाएगी? जनता के साथ इस आधार पर जाएगी कि आपने जनादेश कांग्रेस को दिया था, उसको हमने तोड़कर और भाजपा की सरकार बना ली। जनता ने जनादेश दिया था कमलनाथ जी को, जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, और कांग्रेस ने जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया था उसका काम पूरा किया। जनता का 55 लाख कर्जा माफ किया हमने 1 रुपए यूनिट लाइट दी। तो निश्चित रूप से हमारे पत्रकार मित्र कहने लगे कि हमारा 100 रुपए का बिजली का बिल आने लगा जो 700 रुपए का आता था, और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
विधानसभा की पटल पर मंत्री ने स्वीकार किया। यहाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस आधार, और निश्चित रूप से आक्रोश आज जनता में पूरा भरा हुआ। आपने देखा होगा कि जो ये आशीर्वाद लेने गए तो किस तरह से आशीर्वाद का इनका विरोध हुआ, हर व्यक्ति का विरोध हुआ, मंत्रियों का विरोध हुआ, विधायकों का विरोध हुआ, ठीक है, और ठीक किस है, तरह आनंद से जी, इनको आनंद जी, नीचा ठीक है। देखना पड़ा। जैसा कि आपने कहा कि विरोध हुआ जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, विरोध तो जन आक्रोश यात्रा के दौरान भी हुआ है। नहीं, जन आक्रोश यात्रा में कोई विरोध नहीं हुआ, केवल और केवल विरोध हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। विरोध हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उस बात का विरोध हुआ है। तो ये जो बातें आ रही हैं, ये निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में एक बाहर बह रही है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार आए, सरकार में और जनता की पीठ पे छोड़ा वो का भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो जनादेश कांग्रेस को दिया था उसको इन्होंने खंडित किया और अपनी सरकार बना ली, दरवाजे से गद्दारों को खरीदा और सरकार बना ली। ठीक है, इस सवाल के साथ मैं सचिन वर्मा जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं राघव पटेल जी से पूछना चाहूंगी। राघव जी, जैसा कि 2 स्तरीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में और 2 ही दल मुख्य रहते हैं चुनाव के दौरान, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली है मध्य प्रदेश में? या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी? हम लोगों ने 230 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा निकाली और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकला। इसका जो चरित्र है वो किसी से छुपा नहीं है। इन लोगों ने 2018 में जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार थी उसे गिरा दिया। और जो सिंधिया जी थे, सिंधिया जी ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई इसलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी में जाकर क्या उनने किसानों की कर्ज माफी करवाई? दलितों पे, आदिवासियों पे इतने अत्याचार हुए। देखिए इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है, आप देखिए किस तरीके से नेता इसे लड़ रहे हैं, लात घूंसे हो रहे हैं। तो बीजेपी को मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है। और इस बार देखिए आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को निराश नहीं करेगी। ठीक है राघव जी, जैसा कि आपने कहा कि जनता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है और वो ऑप्शन के रूप में इनको आपको देख रही है आम आदमी पार्टी को, तो क्या वो कांग्रेस को नहीं देख सकती? मतलब आप कांग्रेस को भी नाकारा मान रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों ने विपक्ष में रहे। एक तो आपने सुना होगा कमलनाथ जी ने कहा कि 2 महीने पहले मुझे पता था कि मेरे विधायक बिक रहे। आप देखिए जिस मुख्यमंत्री को पता हो उसके विधायक बिक रहे हैं और 2 महीने तक वो क्या कर रहे हैं? भाई उनका एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि वो अपने विधायकों को रोकें। उनने कहा आप पैसे लीजिए, मौज कीजिए। तो देखिए एक नैतिक जिम्मेदारी माननीय कमलनाथ जी की भी बनती है। और कांग्रेस सरकार 2 महीने से घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चलता रहा कि आज सरकार गिरने वाली है, कल सरकार गिरने, लेकिन इन लोगों ने भी कोई कदम उठाए नहीं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार होते रहे। कांग्रेस ने विपक्ष में कभी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। तो ये लोग भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। ठीक है सचिन जी, साफ कहना है आम आदमी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है मध्य प्रदेश की जनता, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। देखिए धर्मेश जी, हम तो लगातार 18 सालों से सत्ता में हैं और बीच बीच में चुनाव भी हुए हैं। जो ये 18 साल जब गिनते हैं तो ये बार बार इस बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि 18 साल से लगातार सरकार चल रही है, बीच में चुनाव नहीं हुए। हमें बार बार जनता का समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और उस आशीर्वाद की बदौलत हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला है। और हमने उस जनता को दिखाया है कि हम 23,000 करोड़ के जो बजट था उसको 4 लाख करोड़ से भी आगे बढ़ा चुके हैं। जो डेवलपमेंट की जो ग्रोथ थी, जो माइनस में थी, आज 24% पे आ चुकी है। और इस तरह से हमने सारे अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नई जो है गाथा लिखी गई है। और आज जो है मध्य प्रदेश जो है बीमार राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुका है। जी आज आप स्मार्ट सिटीज को भी देखेंगी तो स्मार्ट सिटीज में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। और एक देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है इंदौर है। आप अगर जितने भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आज पूरे देश में दिए गए हैं, सर्वाधिक जो प्रोजेक्ट हैं वो मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश जो है
कृषि के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। जी। तो ऐसे अलग अलग आप सेक्टर्स में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है आज अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है, बिल्कुल और सचिन जी। मध्य प्रदेश अपना नाम जो है देश में जो है नाम जो है रोशन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी। कौशल किशोर जी, यहाँ एक ही सवाल उठता है कि किसी भी पार्टी से सवाल किया जाता है, वो दूसरी पार्टी वाला उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं गुम से हो जाते हैं। देखिए, ये जनता के मुद्दे जनता तो याद रखती है, जी राजनीतिक दल याद रखें या अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं राजनीतिक दल, बिल्कुल। लेकिन जनता के मुद्दे जनता याद रखती है। और जनता ये आज बहुत समझदार हो गई है, चाहे आदिवासी मतदाता हो या अनुसूचित जनजाति का जाति का मतदाता हो या पिछड़ा वर्ग का मतदाता हो, सामान्य का मतदाता हो, जी दूर दूर तक उसे हर चीज़ समझ में आती है कि किस राजनीतिक दल का क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा नेता अच्छा है जी और किसने कितना काम किया है और मध्य प्रदेश में क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें मतदाताओं के सामने एकदम क्लियर रहती हैं। आप अगर किसी भी अंतिम छोर पे भी चले जाएं तो वो भी अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से अपना फैसला सुनाता है। बिल्कुल। तो जो राजनीतिक फैसला जो सुनाना है वो मतदाताओं को सुनाना है। मुद्दे कहीं गायब नहीं होते हैं, मुद्दे तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद तारण जी, जैसा कि राघव पटेल जी ने कहा था कि कांग्रेस जब अपने नेताओं को नहीं रोक पाई, वो सरकार क्या चलाएगी? आनंद तारण जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? आनंद जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। राघव जी, जैसा कि 1094 मध्य प्रदेश में 2018 में निर्दलीय प्रत्याशी थे टोटल, आपको क्या लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी प्रवक्ता ने अभी कहा कि सवाल विपक्ष, हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम इनका नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे सवालों का जवाब दें। सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछे जाते हैं जी। दूसरी चीज है, इन लोगों ने मध्य प्रदेश में विकास किया होता तो ये लोग कथावाचकों की शरण में नहीं होते। इनके पूरे मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायक कथावाचकों की शरण में है। दूसरी, जो इनने स्मार्ट सिटी की बात कही, तो बताइए मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी कहाँ पे है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देती है। तीसरी बात, राम मंदिर और मोदी जी के नाम पर ये लोग कब तक वोट मांगेंगे? और किसान कर्ज माफी इन लोगों ने क्यों नहीं की? आज मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 3 आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें उर्वरक नहीं मिल रहे हैं और बीज जो गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहे। तो ये लोग विकास की बात करते हैं, और अगर सवाल हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? 18 साल का आपका शासन रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, सवाल आपसे ही पूछेंगे। ठीक है, सवाल पूछना अच्छी बात है, विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। लेकिन सवाल पूछते वक्त आपने जैसा कि जिक्र किया कि कथावाचकों की शरण में रहते हैं, या राम मंदिर का जो आपने मुद्दा उठाया, कथावाचकों से क्या दिक्कत है? कथावाचकों से दिक्कत नहीं है। देखिए ये लोग कथा करा रहे हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है ना, वो कथा करा रहे हैं तो सरकार के खर्च में थोड़ी कथा करा रहे हैं। देखिए, इसमें जनता के जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। ये लोग धर्म की राजनीति करने लगते हैं। जनता को जो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए वो लोग कथा में उलझा देते हैं। कथा होना चाहिए, देखिए भगवान है, भगवान की पूजा कर रहे हैं सब लोग, है जनता है, करे, लेकिन ये लोग जनता के जो मुद्दे हैं उनको गौण कर देते हैं। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की बातें नहीं होंगी, हम कथा में उलझा देंगे, धर्म में उलझा देंगे, राम मंदिर में उलझा देंगे। तो ये सीधा सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पे भी और कांग्रेस पे, क्योंकि कथाएं दोनों ही पार्टियां वर्तमान में करा रही है। सचिन वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि राघव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कथावाचकों के भरोसे पे है, देखिए मुझे लगता है कि राघव पटेल जी भी पूजा पाठ तो शायद करते होंगे जी। क्यों पटेल जी करते हैं ना, कि आप इंडिया अलायंस में रह के और आप भी पूजा पाठ छोड़ चुके हैं सनातन धर्म विरोध में आके। देखिए धर्मिष्ठा जी, जब ये जो कथा और पूजा पाठ को लेके ये टारगेट करते हैं भाजपा को, तो ऐसा होता है कि कथा और पूजा पाठ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि भगवान जो है हमारे अंदर समाये रहें और हम भूल से भी कोई बुरा काम, गलत काम ना करें। तो पूजा पाठ जो होता है एक व्यक्तिगत, एक आस्था का सवाल होता है, और अगर इस तरह से सार्वजनिक रूप से लोगों की भलाई के लिए अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो उससे
कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्हें आके उस कथा में खुद भी जो है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वो जिस राह पे चल रहे हैं उससे उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। बिल्कुल। तो ये जो कार्य होते हैं ये एक पूरे विश्व कल्याण के लिए होते हैं, जिसमें सभी लोग समाहित होते हैं। आनंद जी, जैसा कि राघव पटेल जी ने कहा है कि कथाओं के भरोसे, कथाएं कांग्रेस के भी कई नेता करवा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये धर्म की बात करने वाले लोग जी, महालोक में किस तरह से 8 से 70 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जी, कि एक जरा सी हवा के झोंके में पूरे ऋषि मुनियों की मूर्तियां गोल हो गई जी, उड़ गई। तो ये किस तरह की सरकार है जो धर्म के नाम पर सत्ता में आई है? 2 से लेकर 302 तक आ गई, 303 आज सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन किस तरह की बातें करते हैं ये केवल और केवल लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को केवल सांप्रदायिकता में उलझाते हैं। विकास इनके पास नहीं है। आज मध्य प्रदेश चारों तरफ से जल रहा है, लोग परेशान हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से घूम रहे हैं, लोगों के पास कोई व्यापार नहीं है, व्यापारी की दुकान पर ग्राहक नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज देख लीजिए बच्चों के कुपोषण की हालत क्या, देख लीजिए स्कूलों की हालत के लिए, स्कूलों में मास्टर नहीं है। आज ये हालत है कि टाट पट्टी नहीं है बैठने के लिए, किताबें नहीं है, हॉस्पिटल में आप जाइए तो दवाइयां नहीं है। तो किस तरह की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं, लेकिन इसके बाद वहां पर मशीनें रखी है, मशीनें रखी खराब हो गई हैं, लेकिन उनको होल्ड करने वाला नहीं है। तो ये सब केवल और केवल हर जगह कमीशन का खेल है। 50% कमीशन की सरकार है ये मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये न केवल मध्य प्रदेश से अपितु इस देश से भी। आज एक बात बताइए, अगर 18 साल में इन्होंने कुछ काम किया होता तो क्या कारण था कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लेके आना पड़ता? तारण जी शांति रखें, तारण जी शांति रखें, मेरा समय है। तो निश्चित रूप देखिए, तारण जी ने महाकाल लोक के बारे में ये बोला 170 करोड़ का घोटाला हुआ। तारण जी शांति रखें, मेरा समय है। तारण जी शांत हो जाए, चुप हो जाए। अरे चुप हो जाइए, पूछेंगे अरे चुप हो जाइए, हम तो ये पूछेंगे, अरे चुप हो जाइए। कांग्रेसी जब आपको बोलना था तो आप जो है विधानसभा छोड़ के भाग जाते थे। जब आपको बोलने के लिए सरकार के खर्चे पर, जनता के खर्चे पर जब आपको बोलने का समय दिया गया था तब तो आप विधानसभा छोड़ के भाग जाते थे। अभी आपको बोलने का शौक आ रहा है क्योंकि आप जो है चुनावी मेंढक हो। चुनावी मेंढक जो होते हैं वो चुनाव के समय टर करते हैं, तो आप चुनावी मेंढक हो। तारण जी, आप मुझे अपना समय का सदुपयोग करने दें। आप सिर्फ आरोप लगा के भाग नहीं सकते हो। मुझे महाकाल लोक के बारे में बताना है। जनता में जो आप भ्रामक बातें करके और कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें। ये इनका चरित्र जो आपका मूल चरित्र है कांग्रेस का। ठीक है आनंद जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब जवाब देने धर्मिष्ठा जी, मैं आपको महाकाल लोक के बारे में शॉर्ट में जल्दी से बताता हूँ। 876 करोड़ रुपए का बजट था महाकाल लोक का, और जो पांच मूर्तियां जो खंडित हुई वो उसकी कीमत सिर्फ 7 करोड़ रुपए थी। और वो जो है जिस एजेंसी ने वहां पर काम किया था उसकी परफॉर्मेंस गारंटी पीरियड के अंदर वो टूट फूट हुई थी। तो वो जो है मूर्तियां जो थी वो पुनः स्थापित जो है उस एजेंसी ने ही, कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने ही की है। सरकार पर उसका कोई जो है आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है और सरकार की उसमें कोई गलती नहीं निकली है। उसमें जो परफॉर्मेंस गारंटी पीरियड था उसमें ही एजेंसी ने उसको रिप्लेस किया है। अब ये दूसरे जो आरोप बोलते हैं वो कोई स्पेसिफिक और आरोप इनके है नहीं, ये हवाई बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस को क्या है ये मालूम पड़ गया है कि ये हार इनको सामने दिखाई दे रही है, ये लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। आज इन्होंने अपनी जो है ये सिर्फ एक खबर चलाई है कि 15, 16, 17 तारीख को ये अपनी पूरी तीनों लिस्ट लेके आ रहे हैं, मगर ये लिस्ट नहीं लाएंगे। और कांग्रेस के लोग तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यालय का ये इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि पिछली बार भी जब टिकट वितरण हुआ था उसके बाद में कांग्रेस के कार्यालय में व्यापक तोड़फोड़ हुई थी। आप इंश्योरेंस करा लीजिए कांग्रेस कार्यालय का। अगर आपकी लिस्ट आएगी तो वहाँ पर जिस तरफ से मारपीट होगी आपका चरित्र बाहर आ जाएगा, कांग्रेसी चरित्र दिखेगा। समय की चूंकि हमारे पास सीमा है तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। उससे पहले मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी कौशल किशोर जी से। पिछले चुनाव में कई सीटों पर निर्दलियों ने पार्टियों के सियासी गणित बिगाड़ दिए थे, जैसा कि अगर बहुमत में सरकार नहीं है
तो वो कोई भी एक निर्दलीय को अपने पक्ष में लेकर सरकार बना सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्दलीय की एक सीट भी निर्णायक होती है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, मध्य प्रदेश में हम आपको बता दें, पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव की जो स्थिति थी उसमें 109 सीट भाजपा को मिली थी, 114 सीट कांग्रेस को मिली थी, 4 निर्दलीय थे और 3 में से 2 बसपा से थे और 1 सपा से थे। तो ये कुल 7 उम्मीदवार थे जिसमें 4 निर्दलीय थे। आपके यहाँ से जो आपके यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसमें दिखाया जा रहा है 1094 निर्दलीय थे, 1074 की जमानत जब्त थी, है ना। कुल मिला के 20 लाख वोट मिले थे कुल सबको मिला के, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है निर्दलियों का। मध्य प्रदेश की सत्ता के गणित को बिगाड़ने में अहम भूमिका नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 दलीय प्रणाली ही रही है और अभी भी 2 दलीय प्रणाली ही है, मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस। अब निर्दलीय की जगह आप जैसे ले सकते हैं कि अब और तीसरे आम आदमी पार्टी कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे, या तो ये पिछली बार भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन बहुत असर नहीं दिखा था। और मध्य प्रदेश का अभी तक का अगर विधानसभा का इतिहास लिया जाए तो आप उस पर एक नजर डालेंगे तो मध्य प्रदेश में निर्दलीय या सपा बसपा या कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टियां जब कभी कभी आई हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेस रहा नहीं है। 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 सीट का इधर से उधर बहुत अंतर होता है। तो मध्य प्रदेश में निर्दलियों की भूमिका बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य भूमिका भाजपा कांग्रेस की है और मतदाताओं की है। तो वो आने वाली दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। 17 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को मतगणना होकर सब साफ हो जाएगा। जी कौशल किशोर जी, सचिन वर्मा जी, आनंद तारण जी, राघव पटेल जी और कौशल किशोर जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि कौशल किशोर जी ने बताया कि वर्तमान में 2 दलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में। चुनाव के समय भी अगर देखा जाए तो 2 दलीय व्यवस्था है और ये 2 दल ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में तीसरा दल या अन्य पार्टियां कितना खेल बिगाड़ती है या नहीं बिगाड़ती है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।